हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब अंसारी और आप देख रहे हैं द इंडियन लीगल नेटवर्क। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द सोर्स ऑफ हिंदू लॉ और जानेंगे हिंदू लॉ के स्रोत के बारे में। तो हिंदू जो लॉ है इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राचीन और दूसरा है आधुनिक। ये दो स्रोत हैं। तो जो प्राचीन स्रोत है ये वो स्रोत है जो प्राचीन काल में हिंदू कानून की अवधारणा का विकसित किया गया था। प्राचीन टाइम में उसको कहा गया प्राचीन स्रोत। इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: श्रुति, स्मृति, प्रथाएं और डाइजेस्ट एंड कमेंट्री। जो श्रुति है ये प्राचीन काल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ऐसा माना जाता है कि भगवान द्वारा बोला जाता था और बड़े बड़े ऋषि मुनि इसको सुनते थे। श्रुति शब्द का जो आर्थिक मतलब है, अर्थ है, वो है सुनना। ठीक है, ये भगवान के पवित्र शब्दों में से एक होता है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आवश्यक स्रोत माना जाता है प्राचीन काल का ये। ठीक है, श्रुति जो पवित्र जो है ये शुद्ध उच्चारण है जो कि वेदों में और उपनिषदों में पाए जाते हैं। इसका जो संबंध है किसी व्यक्ति के साथ धार्मिक होता है, धार्मिक संबंध के साथ ये माना जाता है और ये उस व्यक्ति को मोक्ष और अवतार का ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। जो भी इसका ज्ञान रखता है, ठीक है, उसको आदिम श्रुत माना जाता है। इसके बाद है स्मृति। ये वो है, इसका मतलब होता है पाठ, यानी कि जिसे ऋषि मुनियों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया गया और फिर उसकी व्याख्या की गई। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। ठीक है, जो धर्मसूत्र है वो गद्य और जो धर्मशास्त्र है उसको कविता के तौर पर लिखा गया है। कमेंट्री एंड डाइजेस्ट। कमेंट्री एंड डाइजेस्ट तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है प्राचीन काल का। और जो कमेंट्री एंड डाइजेस्ट है ये हिंदू लॉ के दायरे का विस्तार करता है और ये जो अवधारणा है, इस जो हिंदू लॉ है, ठीक है, हिंदू लॉ की जो अवधारणा है उसको बढ़ाने में उसको बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कमेंट्री एंड डाइजेस्ट हिंदू कानून की अवधारणा में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जो स्मृति है, ठीक है, ये इसकी व्याख्या में मदद मिलती है कमेंट्री एंड डाइजेस्ट से। ठीक है, अब जो स्मृति है अगर इसकी एकल व्याख्या होती है तो उसको कहा जाता है कमेंट्री, और अगर इसको अलग अलग तरीका से इसको व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको कहा जाता है डाइजेस्ट। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारा का सारा क्लियर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और उससे पहले हम जानते हैं कस्टम्स के बारे में। कस्टम्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आया है, लोग उसको फॉलो करते चले आए हैं, उसको कहा जाता है कस्टम्स। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 3 सब क्लोज ए में इसकी डेफिनेशन दी गई है, जिसमें ये बोला गया है कि किसी भी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति समुदाय, ठीक है, या परिवार में जो पीढ़ी दर से चलता चला आया है, लोग उसको फॉलो करते चले आए हैं, उसको कहा जाता है प्रथाएं, रीति रिवाज, कस्टम्स कहा जाता है, बशर्ते कि ये अनुचित या सार्वजनिक नीति के विरुद्ध ना हो और ये केवल एक परिवार पर लागू नहीं होगा, ठीक है, या फिर एक परिवार द्वारा नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब रीति रिवाज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है कानूनी रीति रिवाज और दूसरा है पारंपरिक रीति रिवाज। कानूनी रीति रिवाज वो है जो कानून के द्वारा, जो कानूनी माध्यम से, जो लीगल टर्म से चलते चले आए हैं, विधिक रूप से चलते चले आए हैं, उसको कहा जाता है पारंपरिक रीति रिवाज। जो ट्रेडिशनल तरीके से चलते आए हैं उनको कहा जाता है। अब एक बहुत ही फेमस केस है देवानी अची बनाम चिदम्बरम, 1954 का मामला है। इसमें ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि जो एक प्रथा है वो व्यवहार में निरंतर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम तक रही या फिर नहीं रही और अचानक से आगे, ऐसा नहीं है। वो स्पष्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्पष्ट तौर से पता होना चाहिए कि बहुत एक लंबे टाइम पीरियड से चलती चली आ रही है और एक अच्छी तरह से स्थापित सार्वजनिक नीति का विरोध नहीं होना चाहिए उसके अंदर, तब तो माना जाएगा, ठीक है, कि वो क्या है, प्रथा है। इस केस में देखा गया। अब आगे चलते हैं और कस्टम्स के जो एसेंशियल हैं, जो आवश्यक तत्व, उसके बारे में देखते हैं क्या क्या है। एक रीति रिवाज व्यवहार में निरंतर होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। एक रीति रिवाज को अस्पष्ट या फिर अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। रीति रिवाज में समय प्राथमिकता होनी चाहिए। रीति रिवाज का पूरा पालन होना चाहिए, पूरा पालन करना चाहिए, यह सुनिश्चित और स्पष्ट होना चाहिए।
एक प्रथा या एक रीति रिवाज को सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ठीक है, आमतौर पर ये जनता के हित को प्रभावित करना चाहिए या जनता के हित में होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं और जानते हैं मॉडर्न सोर्सेस के बारे में। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है विधान यानी लेजिस्लेशन, दूसरा है न्यायिक निर्णय, तीसरा है न्यायिक इक्विटी और अच्छा विवेक। इसको अच्छे से हम एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उससे पहले एक मेरा छोटा सा सवाल है कि क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है? गाइस अभी तक नहीं करा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, आपके सब्सक्राइब से आपका कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं होता, बट उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और उसी मोटिवेशन के साथ हमें काम करने में, वीडियो बनाने में और मजा आता है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है आपके लिए। और आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा। तो जानते हैं हम लेजिस्लेशन के बारे में। सबसे पहले तो लेजिस्लेशन हिंदू कानून का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है और इस जो हिंदू कानून में जो लॉज बनाए जाते हैं वो संसद द्वारा बनाए जाते हैं। इसे आधुनिक दुनिया में जो हिंदू लॉ है उसका विकास का स्रोत माना जाता है। ये ऐसा माना जाता है कि जो लेजिस्लेशन है इसके माध्यम से जो हिंदू लॉ है उसको डेवलपमेंट किया जा रहा है और समय समय पर, ठीक है, इसमें काफी बदलाव होते हैं। ये कहा गया है कि समाज की नई परिस्थितियों को पूरा करने के लिए इसको क्या करना चाहिए, संहिताबद्ध करना बहुत जरूरी है, यानी कोडिफाई करना बहुत जरूरी है। तो कुछ एक्ट्स भी बनाए गए हैं, कोडिफाई किए गए हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू मैरिज वॉलिडेशन एंड प्रोसीडिंग एक्ट 1960 एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं इसके जो इसके एग्जांपल्स हैं। अब चलते हैं जुडिशियल डिस्कशन के ऊपर, यानी न्यायिक निर्णय के ऊपर। तो न्यायिक निर्णय जो है वो आधुनिक स्रोत का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। तो न्यायिक निर्णय को आधिकारिक, ठीक है, और बाध्यकारी माना जाता है। कानून की हर बिंदु पर एक बड़ी संख्या में निर्णय होते हैं जिन्हें विभिन्न विभिन्न तरीके से कमेंट्री, स्मृतियों की व्याख्या करने में मदद मिलती है। ठीक है, जो व्याख्या करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, इसको स्थापित किया गया और इसमें ऐसा कहा गया है कि उन मामलों में लागू किया गया है जो पहले से ही तय किए गए मामले हैं। ठीक है, जो पहले से ही तय किए गए मामले हैं उनके समान और फैक्ट हैं और परिस्थितियों से मिलते जुलते हैं, ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट कहता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और लास्ट न्याय, इक्विटी और अच्छा विवेक देखते हैं ये क्या कहता है। इसमें कहा गया है कि न्यायिक, इक्विटी और अच्छा विवेक कानून का मूल नियम है और ये तब होता है जब कानून का यह नियम तब लागू होता है जब एक मौजूदा कानून किसी मामले में लागू नहीं होता। इससे पहले अदालत अपने, यानी जब लागू नहीं होता, जब कंफ्यूजन होती है, ठीक है, तब अदालत क्या करती है, अपने विवेक का इस्तेमाल करती है। ठीक है, और उस विवेक के माध्यम से उस पर फैसला सुनाती है। ये जो नियम है किसी व्यक्ति के लिए सबसे उचित विकल्प माना जाता है। एक केस है यहाँ पे गुरुनाथ बनाम कमलाबाई। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो भी, ठीक है, किसी भी मौजूदा कानून में अभाव है, ठीक है, उसमें क्या कहा जाएगा, न्यायिक, इक्विटी और अच्छे विवेक का नियम लागू होगा। यानी कि जो भी कानून है, अगर मौजूदा कानून का अभाव उसमें देखा जा रहा है किसी भी केस में, तो वहां पे ये नियम लागू किया जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक सारा का सारा क्लियर है। अगर अभी भी कोई डाउट होता है, जैसा कि हमने सोर्स ऑफ हिंदू लॉ डिस्कस किया जिसमें हमने देखा कि 2 सोर्सेज हैं, अगर अभी भी कोई भी आपको डाउट होता है या कोई क्वेश्चन होती है, कोई क्वेरी होती है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके पूछिएगा। आई होप मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा और आशा करता हूं कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ही दिया है, वीडियो को लाइक कर दिया है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहें। तो थैंक यू सो मच।